हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। इस क्लास में हम राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए राजस्थान जीके का मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, जो कि राजस्थान के जीके के नए पैटर्न पर आधारित है, जिसमें जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो पहले कई एग्जाम्स में आपके पूछे हुए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि PYQ जो हैं, उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका पहला टेस्ट कल हमने करवाया था, आज ये सेकंड टेस्ट है। जिन भी साथियों ने अभी तक पहली क्लास नहीं देखी है वो अवश्य ही पहली क्लास देख लें, जिससे आपको जीके के किस टाइप के क्वेश्चंस पहले एग्जाम से पूछे गए हैं और आगे आने वाली चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती की एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताएंगे, ऑप्शंस के हिसाब से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं तो उसमें उनका यूज़ करना भी सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा होता है? तो आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा बड़ी आंत, छोटी आंत, ग्रसनी या ग्रास नली। तो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो होता है छोटी आंत। छोटी आंत हमारे शरीर में लगभग 6 मीटर लंबी होती है। ठीक है, ये आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। और आहार नाल की जो स्टार्टिंग होती है, यानी कि अपन कोई भी भोजन करते हैं उसकी स्टार्टिंग अपने मुख से प्रारंभ होकर और मल द्वार तक रहती है। ठीक है, इसी बीच में छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रास नली से होते हुए अपना भोजन जो है मल द्वार द्वारा बाहर चला जाता है। तो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आहार नाल का जो स्टार्टिंग है, यानी कि प्रारंभ कहाँ से होता है, तो मुख से होता है। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। फलों में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? तो फलों में पाई जाने वाली शर्करा होती है फ्रक्टोज। फलों में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज। दूध में पाई जाने वाली वो होती है लैक्टोज। लैक्ट जो वर्ड है वो ओनली दूध के लिए यूज किया जाता है। तो जहाँ भी आपको दूध से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो वहाँ लैक्ट ज़रूर आएगा, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो लैक्टोज जो शर्करा है वो दूध में पाई जाती है, फ्रक्टोज फलों में पाई जाती है। सुक्रोज, सुक्रोज अपने चीनी में पाई जाने वाली शर्करा है। चीनी में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? सुक्रोज है। और जो ग्लूकोज है वो एक द्राक्ष शर्करा है। द्राक्ष शर्करा कौन सी होती है? जैसे हम ग्लूकोज नहीं ले लेते हैं कभी कभी कि यार बॉडी में वीकनेस फील हो रही है, ग्लूकोज की बोतल या ड्रिप लगवा लेते हैं। ठीक है, जिससे क्या एनर्जी के लिए हम ग्लूकोज का यूज़ करते हैं। बाकी मैंने चारों ऑप्शंस आपके साथ डिस्कस कर लिए। ठीक है, समझ में आ गए। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। मिनी माता रोग किस रसायन का स्तर बढ़ने के कारण होता है? तो मिनी माता रोग जल में किस रसायन के स्तर के बढ़ने के कारण होता है? तो मिनी माता रोग होता है पारा से। पारा यानी कि मरकुरी। पारा की बढ़ने से आपको मिनी माता रोग हो जाएगा। कैडमियम के बढ़ने से क्या होता है? इटाई इटाई रोग होता है। इटाई इटाई, ये क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिला है कि कैडमियम की कमी से इटाई इटाई रोग होता है। नाइट्रेट की कमी से क्या होता है? सॉरी, वो थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। तो नाइट्रेट की कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, ठीक है। तो नाइट्रेट की कमी से कौन सा होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। हमारा क्वेश्चन है मिनी माता रोग से, पारे की कमी से या पारी की जल स्तर में, सॉरी जल में पारी का स्तर बढ़ने से हमें कौन सा रोग हो जाता है? मिनी माता रोग हो जाता है। इटाई इटाई रोग कैडमियम से संबंधित है। समझ में आ गया। और मीथेन तो होता है CH4, जो कि हमारे गोबर में या फिर जो जुगाली करते हैं, हाँ ये याद रखना कि जो पशु जुगाली करते हैं, एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ था कि पशु जब जुगाली करते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? जुगाली जानते हो, जैसे वो चारा खा रहे होते हैं तो मुँह चलाते हैं, उसको जुगाली करना बोलते हैं। तो जो पशु जुगाली करते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलते हैं? मीथेन निकालते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? इसकी एक ट्रिक है। एक तो होती है अनिल। तो अनिल क्या होता है, यानी कि ऐसे अम्ल, अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीला टू लाल। ठीक है, अनिल क्या करता है?
नीले टू लाल होती है। तो अपोजिट जो होगा अम्ल हो गया है नीला टू लाल, और क्षार का क्या हो जाएगा लाल टू नीला। सीधी सीधी बात है। तो इनमें से क्या है, एक ये वाला याद कर लो आप, अनिल याद कर लो, या अनिल लाल लिख लो इसको, अनिल याद कर लो। तो अम्ल नीला टू लाल, तो क्षार क्या हो जाएगा लाल टू नीला। तो इनमें से क्षार कौन सा है, क्षार होगा आपका बेकिंग सोडे का घोल, क्योंकि सिरका अम्ल है, मृदु पेय या नींबू का रस ये एसिड के अंदर आते हैं। देखिए मैं आपको एक बात और यहाँ पे बता दूँ कि जो 7 होता है पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी हुई है एक जगह पे कि ये क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन की जो पोटेंशियल है वो होता है पीएच। ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, तो उसकी होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो जो 7 पीएच होता है वो तो होता है आपका उदासीन। कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ जाता है कि जो पीएच है उसकी वैल्यू 7 है, तो वो कौन सा अम्ल होगा कि क्षार होगा कि उदासीन होगा। तो जो पीएच 7 जो पीएच होता है उसकी वैल्यू होती है वो होता है उदासीन, और जो 7 से कम होता है वो होता है अम्ल, और 7 से ज़्यादा होता है वो होता है क्षार यानी कि बेस। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। 0 से 7 तक का अम्ल होता है, 7 से 14 तक का क्षार होता है, और 7 क्या होता है उदासीन होता है। तो एक ही क्वेश्चन में हमने देख लो कितने फैक्ट्स देख लिए। एक तो ये क्वेश्चन हो ही गया, अनिल देख लिया, पीएचओ देख लिया, और अम्ल और क्षार के बारे में डिफरेंस जान लिया। तो इसी हिसाब से हम क्वेश्चंस को, यानी कि एक ही क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, तो लगभग हम 5 से 6 क्वेश्चन एक ही जो है क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे। इस हिसाब से हम पेपर को कवर करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। टमाटर सॉस में प्रयुक्त होने वाला परिरक्षक होता है। परिरक्षक यानी कि टमाटो जो सॉस है हम यूज करते हैं उसको सेफ यानी कि अचार को फफूंदी या उससे बचाने के लिए हम क्या इसका यूज करते हैं, हम करते हैं सोडियम बेंजोएट का। कई बार अचार से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है, तो किसका यूज करेंगे, सोडियम बेंजोएट का यूज करेंगे। टमाटो सॉस हो गया, अचार हो गया, इनको फफूंदी से बचाने के लिए किसका यूज करते हैं, सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय जो संविधान है इसमें संयुक्त बैठक होती है। संयुक्त बैठक होती है किस अनुच्छेद के तहत होती है, पहले तो ये जान लो। तो अनुच्छेद होता है 108। अनुच्छेद 108 के तहत में आपकी क्या होती है, संयुक्त बैठक होती है। ठीक है, ये किस देश के कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है हमारे ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या लिया गया है, ये लिया गई हमारी समवर्ती सूची। कई बार क्या होता है क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि समवर्ती सूची कहाँ किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से। जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है ये लिए गए हैं आपके आयरलैंड के संविधान से। ये क्वेश्चन निर्देशक तत्व, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत बार आया है। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, हो सकता है आपके जो 4th ग्रेड का जो पेपर लगेगा उसमें किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए, तो ये लिए गए आयरलैंड के संविधान से। कनाडा से हमने क्या लिया है, कनाडा से लिया हमने संघवाद। क्या लिया, संघवाद, यूनियन। अभी ये पटवारी का एक एग्जाम था ना, जो अभी पटवारी का हुआ है, उसमें संघवाद वाला क्वेश्चन पूछा गया था, चाहे से आप पेपर में देख लीजिएगा। ठीक है, और जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया गया है, आपातकाल। ठीक है, जो इमरजेंसी लगती है, अनुच्छेद 3 अनुच्छेद है इमरजेंसी के, 103, एक तो है 352, 356 और 360। इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे हम, किसी और पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन आएगा उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको जनरली बता दिया है कि जर्मनी के संविधान से हमने आपातकाल लिया है, कनाडा के संविधान से हमने संघवाद लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची ली है जो कि, और जो संयुक्त बैठक है वो ली है, और आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए। तो एक क्वेश्चन में हमने 6-7 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा फैक्ट में जान लिए। अनुच्छेद 108 है ये संयुक्त बैठक का। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो संयुक्त बैठक है इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो क्या करता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, इसको बुलाता कौन है, इसको बुलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो हमने लगभग इसमें 7-8 पॉइंट एक्स्ट्रा
जान लिए। कौन बुलाता है इसको? संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। बाकी फैक्ट हमने जान लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना की गई थी दो लोगों द्वारा। एक तो है लाला हरदयाल प्लस सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना, ठीक है, दो लोगों के द्वारा की गई थी, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। अब एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं आपको इसमें कि ये जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना की गई थी 1913 में, सन 1913 में। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1913 में की गई थी। और कहाँ की गई थी? ये की गई थी सैन फ्रांसिस्को। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है। तो जो हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को देखें और याद रखने की कोशिश करें। और अगर हो सके तो एक नोटबुक, कोई भी नोटबुक या कोई भी पेज लेके बैठें। जैसे हमारे ये क्वेश्चन, हम जैसे जो भी क्वेश्चन करेंगे 30-40, जैसे 30 क्वेश्चन करें तो लगभग आपके इसी क्लास के अंदर 150 से 200 क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे। और हम ये क्वेश्चंस की सीरीज जो है आपकी एग्जाम की डेट तक रखेंगे, तो आपके ये क्वेश्चंस बहुत अच्छी से आसानी से सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, गदर पार्टी वाला क्वेश्चन हो गया आपका, समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चंपारण सत्याग्रह का कारण था। चंपारण किस कारण हुआ था? तो चंपारण हुआ था तिनकठिया प्रथा के कारण। तिनकठिया प्रथा क्या था कि जो नील की खेती करते थे बिहार के लोग, नील की खेती के विरोध में हुआ था। इसमें क्या करते थे कि 3/20वां भाग क्या करना देना, लगान या यानी कि कर देना पड़ता था। कितना? 3/20वां भाग। ठीक है, चंपारण कब हुआ था? 1917 में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। महात्मा गांधी जी को किसने बुलाया था चंपारण? तो बुलाया था राजकुमार शुक्ला ने। किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ला। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ला जी ने महात्मा गांधी जी को बुलाया था। 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था और तिनकठिया प्रथा के विरोध में किया गया था, जो कि नील की खेती से संबंधित था। ठीक है, मेरे हिसाब से 5-7 एक्स्ट्रा फैक्ट आपके 4-5 हो गए। 1 2 3 4 5 और एक क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला अखबार कौन सा था? देखिए भाई, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम जल्दी जल्दी में कर जाते हैं। द बंगाल गजट। तो द बंगाल गजट हालांकि भारत का पहला अखबार है, लेकिन किसी भारतीय द्वारा द बंगाल गजट नहीं निकाला गया। द बंगाल गजट 1780 में निकाला गया था हिक्की द्वारा। ठीक है, हिक्की के द्वारा निकाला गया था 1780 में। लेकिन प्रथम भारतीय जो प्रकाशक थे वो थे गंगाधर भट्टाचार्य। इन्होंने निकाला था बंगाल गजट, ओनली बंगाल गजट। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। गंगाधर भट्टाचार्य ये निकाला था 1816 में। ठीक है, 1816 में, और ये 1780 में द बंगाल गजट, जो कि भारत का पहला अखबार था, वो निकाला था जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने। वैसे हिक्की से याद रख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया था। लोकसभा अध्यक्ष करता है। और बुलाता कौन है? इसका आह्वान कौन करता है? आह्वान करता है राष्ट्रपति। ठीक है, समझ में आ गया। ये हमने अभी सॉल्व कर लिया था। पहले एक क्वेश्चन आया था संयुक्त अधिवेशन वाला, उसमें सॉल्व कर लिया था। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये सबको पता होगा। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है अपने 5 जून को। अभी थोड़े दिन पहले पर्यावरण दिवस मनाया गया था, 2 महीने पहले। ठीक है, अब इसी के साथ में 2-3 आपके दिवस और दे रखे हैं। 2-3-4 एक्स्ट्रा दिवस है जो मैं बता देता हूँ। देखिए, एक तो 22 का आंकड़ा पकड़ लो। 22 मार्च, 22 मार्च को मनाते हैं हम जल दिवस। ठीक है, एक होता है 22 अप्रैल, इस दिन मनाते हैं हम पृथ्वी दिवस। ठीक है, क्या मनाते हैं हम? पृथ्वी दिवस। एक होता है 22 मई, इस दिन मनाते हैं हम जैव विविधता दिवस। तो ये 3 दिवस है। 22 के आंकड़े को याद रखिएगा, क्योंकि ये 3 दिवस हर महीने लगातार 22 तारीख को ही आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जल दिवस, ये पृथ्वी दिवस और ये जैव विविधता
दिवस। ठीक है, बाकी बहुत सारे दिवस हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत देखने को मिलते हैं, पर अभी हमारे पास इतने ही हैं। और अगली क्लास में कोई दिवस वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम और जो भी डेज हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 76वां राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह राज्य में कहाँ मनाया गया था, यानी कि राज्य के किस जिले में मनाया गया था। तो ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस तो ये मनाया गया था आपके उदयपुर में। कहाँ पे मनाया गया था, उदयपुर में मनाया गया था। समझ में आ गया, बढ़िया अगले प्रश्न की ओर। ये आ गया अब राजस्थान का क्वेश्चन। पहला, फड़ कलाकार की श्री लाल सिंह जोशी राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है। तो ये हैं आपके भीलवाड़ा से संबंधित। फड़ चित्रण को इन्होंने देश विदेश में फेमस किया था, किन्होंने, लाल सिंह जोशी। तो लाल सिंह जोशी जी का जैसे नाम आवे तो आपको फड़ चित्रण और भीलवाड़ा याद आ जाना चाहिए। हमारे 2 ऑप्शन में भीलवाड़ा डाल दिया, एक ऑप्शन हो जाएगा भीलवाड़ा। ठीक है, समझ में आ गया, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्षेत्रपाल क्या होता है, क्षेत्रपाल होता है ग्राम देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। क्षेत्रपाल ग्राम देवता के रूप में एक पूजा जाता है। ठीक है, नाथूराम पौद्दार की हवेली शेखावाटी में कहाँ है। तो नाथूराम पौद्दार की हवेली एक फेमस हवेली है जो कि शेखावाटी में बिसाऊ के अंदर आती है। कहाँ पे आती है, शेखावाटी में बिसाऊ के अंदर आती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके, नाथूराम पौद्दार की हवेली कहाँ है, शेखावाटी बिसाऊ के अंदर है। ठीक है, कुंडा पंथ के प्रेरणा कौन थे। तो कुंडा पंथ के प्रेरणा थे राव मल्लीनाथ जी। कौन थे, राव मल्लीनाथ जी थे। गोगा जी, पाबू जी और राव अजीत सिंह जी। अब हम पहले पाबू जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पाबू जी का कोलूमंड फलोदी जोधपुर, कोलूमंड फलोदी जोधपुर इनका स्थान है। ठीक है, ठीक है, और इनको लक्ष्मण का देवता कहा जाता है। लक्ष्मण का देवता, ये क्वेश्चन अभी कुछ शायद पटवारी के एग्जाम में आया था कि जाने कोई एग्जाम में देखने को मिला था। लक्ष्मण का देवता किनको कहा जाता है, तो पाबू जी को कहा जाता है। कोलूमंड फलोदी जोधपुर इनका स्थान हो गया। गोगा जी के बारे में जान लेते हैं। गोगा जी की ददेरवा चूरू। ठीक है, ददेरवा चूरू एक तो स्थान इनका ये है, और एक है जालोर के अंदर है शायद, इसको तो धुरमेडी और एक शीश मेडी, यानी कि 2 है कुछ। ठीक है, ठीक है, जालोर में, सॉरी जालोर में नहीं, वो ये तो हो गई शीर्ष मेडी आपकी। ददेरवा चूरू में तो आपकी शीर्ष मेडी गोगा जी की, और एक होती है धुरमेडी, यानी कि ददेरवा जी का, सॉरी गोगा जी का जो शीर्ष था वो तो ददेरवा चूरू में गिरा, और धुरमेडी में इनका शरीर गिरा। धुरमेडी कहाँ है, हनुमानगढ़ में। ठीक है, हनुमानगढ़। ठीक है, तो धुरमेडी कहाँ है, हनुमानगढ़ में, और शीर्ष मेडी कहाँ है, ददेरवा चूरू में, गोगा जी से रिलेटेड। ये 2-3 फैक्ट हो गए। वैसे हमने लोक देवता लोक देवियों के कुछ टॉपिक्स हैं जो कला संस्कृति के हैं, वो अपने इस चैनल पे ले रखें। आप एक बार उनको विजिट जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपके जो टॉपिक है ना कला संस्कृति वाले, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। कुछ थोड़ा बहुत टाइम, मतलब 1.5-2 घंटे की क्लासेज हैं, 1-1.5 घंटे की। उनमें आपका एक टॉपिक पूरा बेसिक टू कवर हो जाएगा, जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। और क्वेश्चंस मिले भी हैं, अभी पटवारी वाले एग्जाम में क्वेश्चन देखने को भी मिले थे। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। जोरावा लोकगीत का संबंध है। जोरावा लोकगीत कहाँ का है, जोरावा लोकगीत है जैसलमेर का। ठीक है, जैसलमेर का जोरावा लोकगीत है। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस अनुसूची के विषयों द्वारा केंद्र में राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अच्छा, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं किस अनुसूची के तहत। तो अनुसूची है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है, केंद्र प्लस राज्य रहता है। ठीक है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बना सकती है, और संघ सूची में ओनली केंद्र सरकार बना सकती है। ठीक है, अब देखिए ये जो तीनों सूचियां हैं, ये संविधान की कौन सी अनुसूची के अंदर है, तो अनुसूची नंबर 7 के अंदर है। संविधान में कितनी अनुसूची है वर्तमान में, संविधान के अंदर 12 अनुसूची है।
पहले 8 अनुसूची थी जब संविधान बना था, अब वर्तमान में 12 अनुसूची है, और उन 12 अनुसूचियों में 7वीं अनुसूची के अंदर ये 3 सूचियाँ दे रखी हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। समझ में आ गया? तो केंद्र और राज्य दोनों कानून कौन किसमें बना सकते हैं? समवर्ती सूची के अंदर बना सकते हैं। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। सल्तनत काल में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा है? तो सल्तनत काल के अंदर, सल्तनत काल स्टार्ट होता है, कब से होता है? तो कौन सा था? तुगलक वंश था। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में बेसिक से एक डिटेल जान लेते हैं कि सबसे पहला सल्तनत काल में कौन सा वंश आया था। तो पहला वंश आया था गुलाम वंश। ठीक है, कई बार आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा वंश आया था। तो गुलाम वंश आया था, कब था? यह था 1206 से 1290 ईस्वी के मध्य। ठीक है, दूसरा आया था आपके खिलजी वंश। कौन सा आया था? खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश था 1290 से 1320 तक। तीसरा आया था आपके तुगलक वंश, जो कि था 1320 से 1398 तक। इसके बाद में आता है आपका सैयद वंश। ठीक है, तो सैयद वंश था आपके 1414 से 1451 के बीच। इसी का था एक शासक था खिजर खां। खिजर खां से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद आया था आपका लोधी वंश। कितने वंश हो गए आपके? टोटल 5 वंश हो गए, जिनके बारे में हमने जान लिया। ये था 1451 से 1526 तक। और 1526 में हमारे बाबर जी आ गए, पहला पानीपत का युद्ध कर लिया और इब्राहिम लोधी को हरा दिया। तो सबसे ज़्यादा तो जो कार्यकाल हुआ है वो हुआ है तुगलक वंश का। ठीक है, इसमें क्या है, जो 1398 में हमने लिखा है, ये जो इसके बाद में तुगलक वंश के जो कुछ शासक थे, उन्होंने 1414 तक भी शासन किया था। तो जो शासक जैसे वो दासियों के जो होते थे ना, तो उस टाइप से कुछ जो टाइम था वो 1414 तक हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्चुअल जो शासक हुए थे, जैसे फिरोज शाह तुगलक हुआ था। ठीक है, और उसके बाद में कुछ और शासकों के अंडर में भी जो सल्तनत काल था वो चला। हो गया इसका आंसर तुगलक वंश। ठीक है, जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? तो जैसलमेर की स्थापना हुई थी 12वीं शताब्दी में, यानी कि 1155 में राव जैसल ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? राव जैसल ने की थी। 1155 में इसकी स्थापना हुई, 12वीं शताब्दी के अंदर। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान की किन हस्तियों को वर्ष 2025 में पद्मश्री से घोषित, पद्मश्री जो अवार्ड है वो दिया है? ठीक है, तो ये देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 2025 में जितनी भी एग्ज़ाम रहेगी उनमें देखने को ज़रूर मिलेगा। तो सीन काफ निज़ाम, बैजनाथ महाराज और बैतुल बेगम, सभी को क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। अब इनको किस किस क्षेत्र में मिला है ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो सीन काफ निज़ाम है, इनको शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में मिला, शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि किस क्षेत्र में इनको पद्मश्री मिला है। अगला है बैजनाथ जी महाराज, तो इनको मिला है आध्यात्म के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? आध्यात्म के क्षेत्र में। और बैतुल बेगम है, इनको मिला है मांड गायकी के क्षेत्र में। मांड गायकी कला है, इसके लिए मिला है। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? जो सीन काफ निज़ाम है ये तो है अपने जोधपुर के रहने वाले हैं। कहाँ के? जोधपुर के। ठीक है, बैजनाथ महाराज है, ये सीकर के रहने वाले हैं। और बैतुल बेगम जो है ये जयपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमने एक्स्ट्रा फैक्ट जो बन सकते थे, जो हमने जान लिए हैं। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण और साधु राम किस शैली के चित्रकार थे? तो सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण और साधु राम जी हैं, वो थे बूंदी शैली के। तो सुरजन नाम आ जाए वहाँ पे ध्यान रखिएगा, बूंदी शैली रहेगी। तो बूंदी जो चित्र शैली थी उसके चित्रकार थे ये। ठीक है, जनवरी 2025 में राजस्थान की किस पैरा खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था?
तो जनवरी 2025 में जो पैराग्लाइड थी उनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था, वो थे मोना अग्रवाल। ठीक है, कौन थे? मोना अग्रवाल थे। ये कहाँ के हैं? ये सीकर के रहने वाले हैं। अब इनको क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि किस कैटेगरी में मिला, तो इनको 10 मीटर एयर राइफल SH-1 की कैटेगरी में दिया गया है। इन्होंने कितना स्कोर किया? तो इन्होंने स्कोर किया था 228.7 स्कोर किया था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने फैक्ट थे जो हमने देख लिए, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाली 2025 की पैरा खिलाड़ी कौन है? वो है मोना अग्रवाल जी हैं। ये सीकर की रहने वाली है। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में ये पदक जीता। SH-1 कैटेगरी के अंदर 228.7 स्कोर किया और इनको पदक कौन सा मिला है? पदक मिला है कांस्य पदक। कौन सा पदक मिला है इनको? इनको मिला है कांस्य पदक मिला है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे हमने इस क्वेश्चन में जान लिए। डूंगरपुर राज्य में गोल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो डूंगरपुर राज्य में कौन सा राजवंश था? तो वो था गोयल राजवंश था। और कौन था उसका संस्थापक? वो थे सामंत सिंह जी थे। ठीक है, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य के आयोजक की परंपरा कहाँ प्रचलित है? तो नाहर नृत्य कहाँ का है? नाहर नृत्य मांडल भीलवाड़ा का। कहाँ का? मांडल भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के पास में एक मांडल जगह है, वहाँ का है नाहर नृत्य। ठीक है, एक मांडल है और एक मांडलगढ़ है। तो जो संग्राम सिंह यानी कि जो हमारे सांगा है, महाराणा सांगा, तो महाराणा सांगा की जो छतरी है ना, वो तो बनी हुई है मांडलगढ़ में। कहाँ बनी हुई है? मांडलगढ़ में। ये अलग जगह है और मांडल जहाँ नृत्य होता है, नार नृत्य होता है, वो एक अलग जगह है। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न के। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे ID दुआ। कौन थे? जस्टिस ID दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राज्य के किसी मंत्री पद पर रह सकता है? तो रह सकता है 6 महीने तक। अगर 6 महीने के अंदर उसने किसी विधानसभा का सदस्य नहीं बना या उसने इलेक्शन नहीं जीता, तो उसको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा या मंत्री पद से उसको हटाया जा सकता है। तो क्या लिमिट है उसकी? 6 महीने के अंदर उसको सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन या इसी टाइप का एक क्वेश्चन शायद पटवारी के एग्जाम में भी देखने को मिला था। जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होता है? तो जिला कलेक्टर होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो IAS से आता है जिला कलेक्टर। ठीक है, निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? तो प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जी जो थे, ये राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे। जब राजस्थान सरकार बनी थी पहली बार, हीरालाल शास्त्री जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो विपक्ष के नेता कौन थे? जसवंत सिंह जी थे। कवच 4.0 संबंधित है। तो अभी आपने देखा भी होगा कि कवच एक एप्लीकेशन है जो कि रेल मंत्रालय द्वारा चलाई गई है। तो नई रेल सुरक्षा प्रणाली है कवच। इसके अंदर क्या होता है कि जो 2 ट्रेन चल रही है तो उनको भिड़ंत से बचाने के लिए एक कवच एप्लीकेशन है जिसको रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसमें जो लोको पायलट है उसको कई किलोमीटर पहले ही ये महसूस हो जाता है या अलर्ट आ जाता है इस एप्लीकेशन के थ्रू कि आगे सामने कोई ट्रेन है या ट्रेन आ रही है, तो वो क्या कर लेता है, अपनी गाड़ी की स्पीड है उसको स्लो कर लेता है और गाड़ी रोक लेता है। ठीक है, तो कवच 4.0 क्या है? नई रेल सुरक्षा प्रणाली है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट होती है। आज हमने लगभग 30-31 क्वेश्चंस पढ़े, जिसमें हर क्वेश्चन में हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और जानने की कोशिश की है। तो लगभग आप ये मानो कि आपने आधा घंटे में लगभग 170 से 180 क्वेश्चंस हैं जो देख लिए हैं। कल फिर हम नया पेपर लेके आएंगे या नया क्वेश्चंस लेके आएंगे जिसमें आपके और एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ क्वेश्चंस जानेंगे। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अन्य साथियों के साथ में भी शेयर कर लीजिए। और इन क्लासेस के साथ आराम से पढ़िए, अपनी एक नोटबुक या एक कोई पेज लेके बैठिए जिससे आपके जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इनको आप उसमें नोट डाउन कर लें या रिवाइज करने के लिए आप
लिख लें। इससे क्या है कि आपको रिवाइज जितने ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा आपको अच्छे से जीके याद होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नई टेस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।